हिंदू कथाओं के अनुसार ये मणि भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध के बाद में जामवंत से ली थी। जो भी इस हीरे का मालिक होगा वो पूरे संसार पर राज करेगा, लेकिन हीरे के साथ जुड़ा श्राप इसके मालिक के लिए दुर्भाग्य लेकर आएगा। ये स्यमंतक मणि सूर्य से कर्ण को मिली थी, कर्ण से अर्जुन को मिली, फिर अशोक और हर्ष से होते होते चंद्रगुप्त के हाथ लगी। जब ये हीरा शेरशाह के पास पहुंचा तो शेरशाह भी एक तोप के गोले से जलकर मारा गया। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक शापित हीरे के बारे में। उस हीरे को दुनिया का हर शासक पाना चाहता था, लेकिन उस हीरे के साथ जुड़ा उसका काला साया उस राजा और उस राज्य का अंत कर देता था। हम बात कर रहे हैं इस समय टावर ऑफ लंदन के ज्वेल हाउस में रखे स्यमंतक मणि नाम के हीरे के बारे में। क्या हुआ, ये नाम पहले कभी सुना नहीं? तो चलिए इसका वो नाम बताता हूँ जिससे आप सब लोग भली भांति परिचित हैं। हम बात कर रहे हैं हीरों के राजा कोहिनूर के बारे में। इस हीरे के बारे में बहुत सी कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन ऐतिहासिक साक्ष्य इसके बारे में क्या कहते हैं? इस हीरे का सबसे पहला मालिक कौन था? उसको ये हीरा मिला कहाँ से? किसने इस हीरे को ये कोहिनूर नाम दिया? किस किस शासक से, किस किस राजा से होते हुए ये हीरा आज जहाँ है उस जगह तक पहुँचा? इन सब सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस हीरे के बारे में जो पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं उनके बारे में वीडियो के अंत में बात करेंगे। सबसे पहले इतिहास क्या साक्ष्य देता है उनके बारे में बात करते हैं। इस हीरे के बारे में जो सबसे पहला साक्ष्य हमें मिलता है वो मिलता है 1306 में संस्कृत भाषा में लिखा एक लेख। लेकिन इस लेख का ना तो किसी को नाम पता है और ना ही इसके लेखक का। इस लेख में लिखा था कि जो भी इस हीरे का मालिक होगा वो पूरे संसार पर राज करेगा, लेकिन हीरे के साथ जुड़ा श्राप इसके मालिक के लिए दुर्भाग्य लेकर आएगा। इस हीरे का उद्गम 1100 से 1300 के बीच में कोल्लूर की खदानों से माना जाता है। कोल्लूर खदानें आंध्र प्रदेश राज्य में कृष्णा नदी के दक्षिणी तट पर बजरी मिट्टी के गड्ढों की एक श्रृंखला थी। विश्व में सबसे पहले यही इकलौती ऐसी जगह थी जहां हीरों का खनन कार्य किया जाता था। यहां से निकले हीरों को गोलकोंडा हीरे के रूप में जाना जाता था। बाद में 1726 ईस्वी से ब्राजील में भी हीरों का खनन कार्य होने लग गया। यहाँ से ये हीरा पहुंचा काकतीय वंश के राजा प्रताप रुद्रदेव के पास, जिनका शासन वर्तमान के तेलंगाना में स्थित वारंगल क्षेत्र पर हुआ करता था। राजा रुद्र प्रताप देव ने इस हीरे को अपनी कुल देवी के मंदिर में देवी की प्रतिमा की आंख में जड़वाया था। उस समय दिल्ली पर अलाउद्दीन खिलजी का शासन हुआ करता था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने गुलाम मलिक काफूर को बहुत सी सेना देकर दक्कन की तरफ भेजा। यहाँ मलिक काफूर ने वारंगल में लूटपाट और मारकाट करना शुरू कर दिया। राजा रुद्र प्रताप देव ने बड़ी वीरता के साथ उसका सामना किया, लेकिन अंत में उनको मलिक काफूर से संधि करनी पड़ी और इस संधि के बदले में राजा रुद्र प्रताप देव को मलिक काफूर को बहुत सा धन देना पड़ा। उसी धन के साथ ये हीरा भी 18 अक्टूबर 1311 को मलिक काफूर के साथ अलाउद्दीन खिलजी के पास दिल्ली पहुंचा। 1320 में दिल्ली पर खिलजियों का भी तख्ता पलट हो गया। इसके बाद 1320 से 1413 तक दिल्ली पर तुगलकों ने शासन किया। इसके बाद 1414 से 1451 तक दिल्ली पर सैयदों का शासन रहा। उसके बाद 1451 से 1489 तक बहलुल लोदी ने दिल्ली पर शासन किया, लेकिन इस बीच में हीरे के आदान प्रदान का कोई भी साक्ष्य हमें नहीं मिलता है। तो मान सकते हैं कि 1311 से 1489 तक सिकंदर लोदी के राजा बनने तक ये हीरा करीब 200 साल दिल्ली में ही था। इसके बाद सिकंदर लोदी या उसके बेटे इब्राहिम लोदी के समय में ये हीरा ग्वालियर के तोमर शासक विक्रमादित्य या विक्रमजीत के पास पहुंचा। क्योंकि सिकंदर लोदी ने भी ग्वालियर पर आक्रमण किया था, उसके बाद में इब्राहिम लोदी ने भी ग्वालियर पर आक्रमण किया था और अंत में विक्रमजीत और इब्राहिम लोदी के मध्य संधि हुई थी, जिसमें ग्वालियर फोर्ट पर इब्राहिम लोदी ने अधिकार कर लिया था और विक्रमजीत को आगरा के पास शमशाबाद दुर्ग दे दिया गया था। तो इन्हीं घटनाओं में ये हीरा दिल्ली से विक्रमजीत के पास शमशाबाद दुर्ग में पहुंचा। क्योंकि जो इस हीरे का अगला मालिक होने वाला है उसे ये हीरा शमशाबाद में ही मिला था। तो अब बात करते हैं इस हीरे के बारे में मिली पहली और मुख्य जानकारी के बारे में, जो इस हीरे के अब तक के इतिहास की सभी घटनाओं को लगभग सत्य साबित करती है। वो जानकारी मिलती है हमें बाबर द्वारा लिखी गई बाबरनामा से।
सन 1526 में बाबर और लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध होता है और इस युद्ध में बाबर जीत जाता है। इसी युद्ध में वही राजा विक्रमजीत लोदियों के प्रति वफादारी से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होते हैं। यहाँ से आगे बाबर लिखता है कि सुल्तान इब्राहिम की हार में ग्वालियर का राजा विक्रमजीत जो हिंदू था नरक को प्राप्त हुआ। इब्राहिम लोदी की हार के समय विक्रमजीत का परिवार और बच्चे आगरा में ही थे। जब हुमायूं आगरा पहुंचा तो वे लोग वहां से भागने का प्रयास करने लगे, लेकिन हुमायूं ने उन पर नज़र रखने के लिए सैनिक तैनात कर दिए। तब विक्रमजीत के परिवार वालों ने बहुत सारा खजाना हुमायूं को दिया। इसी खजाने में वो हीरा भी था जो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लाया गया था। तो ये क्लियर हो जाता है कि हुमायूं को ये हीरा विक्रमजीत के परिवार से अपनी जान बचाने के एवज में शमशाबाद दुर्ग में मिला। आगे बाबर लिखता है कि जब मैं आगरा पहुंचा तो ये हीरा उसने मुझे भेंट किया, लेकिन मैंने ये हीरा उसे ही वापस दे दिया। यहाँ बाबर इस हीरे की कीमत के बारे में लिखता है कि जब मैंने इस हीरे की कीमत निकलवाई तो जो जौहरी इसकी कीमत का आकलन करने के लिए बुलाए गए थे, उन्होंने कहा इस हीरे की कीमत में पूरे संसार के सभी लोगों को 2.5 दिन तक खाना खिलाया जा सकता है। अर्थात 2.5 दिन तक पूरे संसार के सभी लोगों को खाना खिलाने में जितना धन खर्च होगा वो धन इस हीरे की कीमत के बराबर होगा। उसके बाद से ये हीरा हुमायूं के पास में ही रहा, लेकिन इस हीरे का काला साया कहें या कुछ और, हुमायूं का जीवन भी बड़ा कष्ट भरा रहा। वो शेरशाह सूरी से हार गया। जब ये हीरा शेरशाह सूरी के पास पहुंचा तो शेरशाह सूरी भी एक तोप के गोले से जलकर मारा गया। उसके पुत्र और उत्तराधिकारी जलाल खान की उसी के साले द्वारा हत्या कर दी गई। उस साले से भी उसके एक मंत्री ने राज्य हड़प लिया। वह मंत्री भी एक युद्ध को जीतते जीतते आंख में चोट लग जाने के कारण मारा गया और सल्तनत खो बैठा। 1555 में सरहिंद के युद्ध को जीतकर हुमायूं ने फिर से दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया। हुमायूं के बाद अकबर ने इस हीरे को खुद से दूर ही रखा। उसके शासनकाल में इस हीरे का कोई जिक्र भी देखने को नहीं मिलता है। इस हीरे का जिक्र सीधा 100 साल बाद शाहजहां के समय में मिलता है। सन 1628 में शाहजहां के राज्याभिषेक के बाद उसने अपने लिए एक बेशकीमती सिंहासन बनवाया था, जिसे फारसी में तख्ते ताउस, हिंदी में मयूर सिंहासन कहा जाता था। इस सिंहासन के बनने में 7 साल का समय लगा था और ये छोटा सा सिंहासन ताजमहल से करीब 4 गुना ज़्यादा कीमती बताया जाता है। ये सिंहासन सोने के 6 पायों पर खड़ा था। इस पर चढ़ने के लिए 3 सीढ़ियां बनाई गई थीं, जिनमें तमाम महंगे महंगे हीरे जवाहरात जड़े थे। इसके दोनों तरफ से 2 मोर बनाए गए थे जो पंखे फैलाए मुंह में मोतियों की माला दबाए नृत्य करती हुई मुद्रा में खड़े थे। इस कोहिनूर हीरे को मयूर सिंहासन के इस नृत्य करते हुए मोर की बाईं आंख में स्थान दिया गया था। शाहजहां का भी अंतिम समय बड़ा मानसिक क्लेश और कष्ट में बीता। उसके बेटे औरंगजेब ने उसको कैद में डाल दिया था। माना जाता है कि औरंगजेब ने इस हीरे को शाहजहां के पास खिड़की पर ऐसे रखवाया था कि उसको इस हीरे में ताजमहल का प्रतिबिंब दिखाई देता रहे। लेकिन अब तक इस हीरे का कोई नाम प्रचलन में नहीं था। अब बढ़ते हैं उस घटना की ओर जहां इस हीरे को वो नाम मिला जिस नाम से इसको आज जाना जाता है। औरंगजेब के बाद ये हीरा मुगलों के नए नए उत्तराधिकारियों से होते होते पहुंचता है मोहम्मद शाह के हाथ में। और मोहम्मद शाह के शासनकाल में दिल्ली पर पारसिया का शासक नादिर शाह आक्रमण करता है और वह दिल्ली में भारी लूट मचाता है। यहाँ मोहम्मद शाह उससे संधि कर लेता है और स्वयं ही उसे सारा खजाना दे देता है। लेकिन मोहम्मद शाह इस कोहिनूर हीरे को अपनी पगड़ी में छुपा कर रखता था। यहाँ एक प्रथा थी कि दोनों शासकों को संधि या फिर अच्छी मित्रता को दर्शाने के लिए एक दूसरे से अपनी पगड़ियाँ बदलनी होती थी। जब मोहम्मद शाह ने नादिर शाह से बदलने के लिए अपनी पगड़ी उतारी तो ये हीरा नीचे गिर गया। जब ये हीरा नीचे गिरा तो सूर्य की किरणें इस पर पड़ते ही इससे एक तीव्र सफ़ेद रोशनी निकली। इस रोशनी को देखकर नादिर शाह के मुंह से जो पहले शब्द निकले वो थे कोह ए नूर। ये फारसी भाषा के शब्द हैं। फारसी में कोह का अर्थ होता है पर्वत और नूर का अर्थ होता है रोशनी। कोह ए नूर अर्थात रोशनी का पर्वत, माउंटेन ऑफ लाइट। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये हीरा मयूर सिंहासन के साथ ही चला गया था और वही नादिर शाह की इस पर नज़र पड़ी और उसके मुंह से निकला कोह ए नूर। जो भी हुआ हो, लेकिन इसका जो नाम है कोहिनूर वो नादिर शाह के द्वारा ही दिया गया था। अब नादिर शाह के साथ ये हीरा ईरान पहुंच गया, लेकिन कुछ समय बाद 1747 में नादिर शाह के अंगरक्षकों ने ही उसकी हत्या कर दी।
नादिर शाह के बाद उसके वंशजों में उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष शुरू हो गया और उसी के एक वंशज ने नादिर शाह के सिपह सलार अहमद शाह दुर्रानी को उत्तराधिकार को पाने में अपनी सहायता करने के लिए ये हीरा दे दिया। ये वही अहमद शाह दुर्रानी है जिसे आप अहमद शाह अब्दाली के नाम से जानते हो। इसने मथुरा में इतना भयंकर नरसंहार किया था, इसके बारे में मैंने एक वीडियो भी बनाई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर वो देख लेना। इस तरह ये हीरा अहमद शाह दुर्रानी के साथ अफगान पहुंचा। दुर्रानी ने आगे चलकर अफगान में दुर्रानी साम्राज्य की स्थापना की, लेकिन दुर्रानी साम्राज्य भी इस हीरे के श्राप से बच नहीं पाया। अहमद शाह दुर्रानी और उसके बेटे तिमूर शाह दुर्रानी का शासनकाल तो ठीक रहा, लेकिन दुर्रानी साम्राज्य की तीसरी पीढ़ी में अहमद शाह अब्दाली के पोते मोहम्मद शाह दुर्रानी, जम्मन शाह दुर्रानी और शुजा शाह दुर्रानी में उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष शुरू हो गया। इस समय ये हीरा शुजा शाह दुर्रानी के पास था। शुजा शाह की पत्नी वाफा बेगम ने इस हीरे की कीमत के बारे में कहा है कि किसी ताकतवर व्यक्ति को 4 पत्थर दिए जाएं और वो इन चारों पत्थरों को पूरी ताकत से चारों दिशाओं में फेंके और एक पत्थर ऊपर आसमान की तरफ फेंके। चारों दिशाओं में फेंके गए पत्थरों के बीच की सारी जगह को आसमान में फेंके गए पत्थर की ऊंचाई तक सोने से भर दिया जाए तो भी उस सोने की कीमत इस एक हीरे के बराबर नहीं होगी। किसी तरह से शुजा शाह दुर्रानी इस हीरे को लेकर अफगान से निकलने में कामयाब हो जाता है और यहाँ से वो पंजाब जाकर महाराजा रणजीत सिंह के पास में शरण लेता है और उनसे अपनी अफगान साम्राज्य की गद्दी को पाने के लिए सहायता मांगता है और इसी सहायता के बदले में उसने महाराजा रणजीत सिंह को ये हीरा कोहिनूर भेंट कर दिया। इस प्रकार अब ये हीरा साल 1813 में महाराजा रणजीत सिंह के पास पहुंच गया। महाराजा रणजीत सिंह इसे बाजूबंद में अपनी बाह पर बांधा करते थे। अपने अंत समय में महाराजा रणजीत सिंह इस हीरे को उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर में दान कर देना चाहते थे, लेकिन 1839 में उनकी मृत्यु के बाद इस विषय पर विवाद हुआ और फैसला हुआ कि इस हीरे को राजकोष में ही रहने दिया जाएगा। लेकिन अब तक ईस्ट इंडिया कंपनी लगभग पूरे नॉर्थ इंडिया पर अधिकार कर चुकी थी और लगातार पंजाब पर अपना अधिकार जमाने का प्रयास कर रही थी और ईस्ट इंडिया कंपनी की भी इस हीरे पर नजर थी। ब्रिटिश हुकूमत का पंजाब और इस हीरे को पाने का सपना महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के 10 वर्ष बाद साकार होता है। 1949 में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध समाप्त हुआ। उस समय सिख राजवंश के 2 सदस्य ही बचे थे, एक महाराजा रणजीत सिंह की सबसे छोटी महारानी रानी जिंदन और दूसरे उनके बेटे जो अभी करीब 12 वर्ष के थे, प्रिंस दलीप सिंह। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पंजाब को ब्रिटिश राज के अधीन घोषित कर दिया और रानी जिंदन को जेल में डाल दिया। यहाँ डलहौजी प्रिंस दलीप सिंह से एक लाहौर ट्रीटी साइन करवाता है जिसमें इस कोहिनूर हीरे को क्वीन विक्टोरिया को देने के बारे में मुख्य रूप से उल्लेख किया गया था। ट्रीटी में लिखा गया महाराजा रणजीत सिंह की अन्य संपत्ति के अलावा वो हीरा जिसे कोहिनूर कहा जाता है जो रणजीत सिंह को शाह शुजा द्वारा दिया गया था वो भी लाहौर के महाराजा इंग्लैंड की क्वीन को सौंप देंगे। और इस तरह ये हीरा इंग्लैंड की क्वीन विक्टोरिया के पास पहुंच गया। लेकिन ब्रिटिश हुकूमत को भी इस हीरे के साथ जुड़े इसके श्राप का डर था जो 1306 में पाए गए उस संस्कृत के लेख में लिखा मिला था। लेकिन साथ ही उस लेख में नीचे लिखा था कि सिर्फ ईश्वर या स्त्री ही इस हीरे के ऐसे मालिक हो सकते हैं जिन पर यह श्राप असर नहीं करेगा। तो रानी विक्टोरिया ने फैसला किया कि सिर्फ क्वीन ही इस हीरे को पहन सकेंगी। अगर गद्दी पर कोई पुरुष शासक विराजमान है तो इस हीरे को उसकी पत्नी ही पहनेगी। वैसे मैं नहीं मानता कि ये हीरा श्रापित था या इसके साथ में कोई ऐसी काली शक्ति जुड़ी हुई थी, क्योंकि राजवंशों का उदय होना और अंत होना उस समय की परिस्थितियों का खेल था। आपको क्या लगता है? अपने विचार हमें कमेंट में बताएं कि ये वास्तव में हीरा श्रापित था या फिर ऐसे ही अफवाह थी। साल 1851 में इस हीरे को आम जनता को दिखाने के लिए हाइड पार्क में आयोजित द ग्रेट एग्जीबिशन में रखा जाता है, लेकिन वहाँ की जनता को ये हीरा महज एक कांच के टुकड़े से ज़्यादा और कुछ नहीं लगता। इंग्लैंड की एक मैगजीन पंच ने तो इसका नाम माउंटेन ऑफ लाइट की बजाय माउंटेन ऑफ डार्कनेस लिख दिया था। इन आलोचनाओं के कारण क्वीन विक्टोरिया के हस्बैंड प्रिंस अल्बर्ट ने कोहिनूर की रीकटिंग और रीपॉलिशिंग कराने का फैसला किया जिससे कि इसकी चमक और अच्छी हो जाए। इस रीकटिंग और रीपॉलिशिंग के कार्य में इंग्लिश और डच डायमंड एक्सपर्ट्स को लगाया गया। कोहिनूर को रीशेप करके एक अंडाकार रूप दे दिया गया और इस पूरे प्रोसेस में इन एक्सपर्ट्स को करीब 45 घंटे का समय लगा। इसमें प्रिंस अल्बर्ट के उस समय के करीब 8000 पाउंड खर्च हुए। लेकिन इस पूरे रीकटिंग के प्रोसेस में कोहिनूर का वजन लगभग 38 ग्राम से घटकर मात्र 21 ग्राम के करीब रह गया।
लेकिन फिर भी प्रिंस अल्बर्ट इस कटिंग से संतुष्ट नहीं हुए थे। शुरुआत में क्वीन विक्टोरिया इसे अपनी ब्रूच में पहनती थी, बाद में इसे मुकुट में सजा दिया गया और बरसों तक ये हीरा ब्रिटिश रॉयल फैमिली की क्वींस के सिर की शोभा बनता रहा। आज के दिन ये कोहिनूर टावर ऑफ लंदन की ज्वेल हाउस में देखा जा सकता है। अब बात कर लेते हैं उन पौराणिक कथाओं की जो इस कोहिनूर के बारे में प्रचलित हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार ये कोहिनूर वही हीरा है जिसका उल्लेख 5000 वर्ष पहले प्राचीन संस्कृत इतिहास में स्यमंतक मणि के नाम से किया गया था। हिंदू कथाओं के अनुसार ये मणि भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध के बाद में जामवंत से ली थी। बाद में जामवंत ने अपनी पुत्री का विवाह भी श्री कृष्ण से कर दिया था। वहीं एक कथा में इस कोहिनूर हीरे का संबंध महाभारत काल और कुरुक्षेत्र से बताया गया है। कहते हैं कि ये स्यमंतक मणि सूर्य से कर्ण को मिली थी, कर्ण से अर्जुन को मिली, फिर अशोक और हर्ष से होते होते चंद्रगुप्त के हाथ लगी। ऐसी तमाम कहानियां इस हीरे के बारे में फैली हुई हैं। अब इस हीरे पर भारत के साथ साथ पाकिस्तान, अफगान और ईरान भी अपना अपना स्वामित्व होने का दावा करते हैं, क्योंकि नादिर शाह इसे ईरान लेकर गया था, अहमद शाह दुर्रानी इसे अफगान लेकर गया था और महाराजा रणजीत सिंह का शासन उस समय लाहौर पर था जो आज के पाकिस्तान में है। आपको क्या लगता है कि इस कोहिनूर हीरे का असली हकदार कौन सा देश है? मुझे तो लगता है कि इस पर सिर्फ और सिर्फ भारत का ही अधिकार है, क्योंकि इसका ओरिजिन भारत में हुआ और सबसे ज़्यादा समय ये भारत के शासकों के पास ही रहा। इस कोहिनूर हीरे के बारे में आपके जो भी विचार हैं हमें कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके लिए इतिहास से जुड़े ऐसी किस्से कहानियाँ लाता रहता हूँ। धन्यवाद।